तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द फ्लाई बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो चलिए हमारी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में यानी कि स्टोरी लिखने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो कैथरीन मैन्सफील्ड इनका जो जन्म है वो 14 अक्टूबर 1888 न्यूजीलैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक राइटर और क्रिटिक थी जिन्हें मॉडर्निश मूवमेंट का इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द गार्डन पार्टी, द डॉल्स हाउस, द फ्लाई, ब्लिस एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 9 जनवरी 1923 फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस स्टोरी को डायरेक्टली इमेजेस के साथ समझाया है। आपको इस स्टोरी की फ्री पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां पर मैंने पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड की है और उस पीडीएफ में मैंने स्टोरी की डिटेल्ड समरी और एग्जाम ओरिएंटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप उस पीडीएफ को फ्री में टेलीग्राम पर उस लिंक के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्टोरी के कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर हमें बताए गए हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारे कैरेक्टर्स के बारे में तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है द बॉस। दोस्तों ये हमारा मुख्य किरदार है। ये एक अमीर और कामयाब बिजनेसमैन है। इनका बेटा जो है वो 6 साल पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा जा चुका था। बाहर से ये बहुत ही सख्त और ताकतवर दिखते हैं लेकिन अंदर से अपने बेटे की मौत के दुख से लड़ रहे हैं। इनका असली नाम जो है वो कहानी में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। इन्हें सिर्फ द बॉस करके यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। इसके बाद हमारा सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है मिस्टर वुडफील्ड। दोस्तों ये जो मिस्टर वुडफील्ड है ये बॉस के एक पुराने दोस्त है जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। इन्हें जो है वो एक बीमारी का झटका यानी कि स्ट्रोक लग चुका है, इसलिए काफ़ी कमज़ोर है और बातें भूल जाते हैं। यानी कि इनकी जो है वो याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। इन्हें बात बात पर जो है वो मतलब कि बातें भूलने की आदत है। इनकी जो पत्नी और बेटियां है इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है लेकिन वुडफील्ड को उनका जो कंट्रोल करना है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारे दो कैरेक्टर्स है, यानी कि ये जो हमारे दो कैरेक्टर्स मैंने अभी आपको बताए द बॉस और मिस्टर वुडफील्ड, ये हमारे दो मेजर कैरेक्टर्स है। बाकी कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है स्टोरी में जैसे कि एक रेगी मतलब कि एक लड़का है जो कि मिस्टर वुडफील्ड का बेटा है। वो भी मतलब कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा जा चुका था। और मैकी नाम का एक बॉस का नौकर भी है, यानी कि जो बॉस मैंने बताया उनका एक मतलब कि नौकर है जिसका नाम मैकी है। तो ये जो है वो हमारे माइनर कैरेक्टर्स है जिन्हें हम जो है वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते समझ ही लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर कहानी को देखें तो हमारी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि दोपहर का वक्त था और ऑफिस के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। बॉस अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे काम में बिजी थे। तभी दरवाज़ा खुलता है और उनका पुराना दोस्त मिस्टर वुडफील्ड दबे पांव अंदर आता है। दोस्तों मिस्टर वुडफील्ड अब काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए बॉस ने उन्हें बड़े आराम से अपनी सबसे नरम कुर्सी पर बैठने को कहा। वुडफील्ड वहां पर बैठकर बड़े सुकून से पूरे कमरे को देखने लगे। मिस्टर वुडफील्ड हल्की सी आवाज में बॉस से बोले कि आप तो बड़े आराम से बैठे हैं, और दूसरी ही तरफ बॉस जो है वो अपनी बड़ी सी ग्रीन लेदर वाली कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपनी गाड़ी से बाहर झांक रहा हो। दोस्तों मिस्टर वुडफील्ड काफ़ी देर तक वहां पर बैठे थे। उनकी बातें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और उनके जाने का वक्त भी हो चुका था, पर उनका जो मन है वो घर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। जब से मिस्टर वुडफील्ड काम से रिटायर हुए थे और उन्हें बीमारी का झटका लगा था यानी कि उन्हें स्ट्रोक आया था, उनकी पत्नी और बेटियां उन्हें पूरा हफ्ता घर में कैद रखती थी यानी कि बंद रखती थी। सिर्फ ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को उन्हें बाहर जाने दिया जाता था। ट्यूसडे को उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करके शहर जाने मिलता था। उनकी फैमिली को यह समझ नहीं आता था कि मिस्टर वुडफील्ड वहाँ पर जाकर करते क्या है। उनकी फैमिली को हमेशा लगता था कि शायद वो अपने दोस्तों को वहाँ जाकर परेशान ही करते होंगे। अब दोस्तों वुडफील्ड वहां पर ऑफिस में बैठे हुए सिगार पी रहे थे और बॉस को बड़ी ही लालची नजरों से देख रहे थे। बॉस उनसे 5 साल बड़े थे लेकिन फिर भी बहुत ही तंदुरुस्त और काम काज में एक्टिव थे। उन्हें देखकर वुडफील्ड को बहुत ही अच्छा लग रहा था।
बॉस ने गर्व से कहा कि हाँ, ये जो कुर्सी है ना वो काफ़ी आरामदायक है। बेसिकली बॉस को अपना ऑफिस दिखाना, उसकी तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, खासकर वुडफील्ड जैसे कमज़ोर इंसान से, क्योंकि इससे बॉस को खुद के ताकतवर होने का एहसास होता था। बॉस ने बताया कि उन्होंने हाल ही में ऑफिस का काम करवाया है, जैसे कि उन्होंने ऑफिस में नया कारपेट लगवाया है, नया फर्नीचर बनवाया है और इलेक्ट्रिक हीटर भी लगवाया है। बॉस ने जो है वो वुडफील्ड को सब कुछ दिखाया, लेकिन अपने टेबल के ऊपर लगी हुई उस तस्वीर को नहीं दिखाया। दोस्तों, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीर बॉस के बेटे की थी, जो कि यूनिफॉर्म पहना बड़ा ही सीरियस दिख रहा था। और ये जो तस्वीर है वो वहाँ पर 6 साल से लगी हुई थी और इसमें कुछ नया नहीं था। बेसिकली बॉस का जो बेटा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारा जा चुका था, यानी कि शहीद हो चुका था, और उसकी ही ये जो इमेज है वो वहाँ पर उसके टेबल पर लगी हुई थी। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिस्टर वुडफील्ड बॉस से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एक्चुअली मिस्टर वुडफील्ड जो बात बताने वाले थे वो बात अब वो भूल गए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और अब उनका जो दिमाग है वो कमज़ोर हो चुका था। बॉस ने सोचा कि बेचारा बूढ़ा आदमी अब ये बस मरने ही वाला है, यानी कि ये अपनी लास्ट स्टेज पर है, जिसे अब कुछ याद भी नहीं रहता। बॉस को उस पर थोड़ी दया आई। उन्होंने मजाक में आंख मारी और कहा कि रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ पिलाता हूँ जो तुम्हें ठंड से बचाएगी। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इसे पीने के बाद तुम्हें भूली हुई बातें भी याद आने लगेगी। तभी क्या हुआ कि बॉस ने तुरंत अलमारी खोली और एक पुरानी बॉटल निकाली। उन्होंने धीरे से कहा कि ये असली विस्की है, और जिसने मुझे ये दी थी उसने चुपके से मुझे ये भी बताया था कि ये इंग्लैंड के राजमहल यानी कि विंडसर कैसल से आई है। वुडफील्ड का जो मुंह है वो खुला का खुला रह गया। वो इतने हैरान थे जैसे कि बॉस ने कोई जादूगरी दिखा दी हो। उन्होंने दबी आवाज़ में पूछा कि ये सच में विस्की है ना, यानी कि क्या ये सच में विस्की है। तभी बॉस ने तुरंत रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा कि घर पर तो मेरी बीवी इस बॉटल को मुझे हाथ नहीं लगाने देती, यानी कि मुझे छूने तक नहीं देती है। लेकिन बॉस आगे हंसते हुए कहते हैं कि लेकिन हम मर्द जो है वो इन औरतों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तभी उन्होंने तुरंत 2 गिलास भरे और कहा कि इसे पी जाओ, इसमें पानी मत मिलाना, ऐसी अच्छी चीज़ों में पानी मिलाना पाप होता है। तभी दोस्तों वुडफील्ड ने एक घूंट पिया और बॉस से कहा कि इसका स्वाद तो बिल्कुल बादाम जैसा है। दोस्तों, इस ड्रिंक से वुडफील्ड का जो पुराना ठंडा दिमाग था वो गर्म हुआ और उन्हें वो बात याद आ गई जो उन्हें बॉस को बतानी थी। दोस्तों, ये ड्रिंक पीने के बाद वुडफील्ड कुर्सी से उठे और बोले कि हाँ, मुझे याद आ गया कि मेरी बेटियां जो है वो पिछले हफ्ते बेल्जियम गई थी रेगी की कब्र देखने। दोस्तों, ये जो रेगी है वो मिस्टर वुडफील्ड का बेटा है और ये भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा जा चुका था, यानी कि शहीद हो चुका था। और ये जो है वो मतलब कि बॉस का ही मतलब कि जो बेटा था उसी के जैसा उनका भी बेटा था। तो वो बताते हैं कि मेरी जो बेटियाँ थी वो मेरे बेटे की यानी कि रेगी की कब्र देखने गई थी। और वुडफील्ड जो है वो आगे कहते हैं कि वहाँ पर मेरी बेटियों को तुम्हारे बेटे की भी कब्र मिली, यानी कि बॉस के बेटे की भी कब्र जो है वो मेरी बेटियों ने देखी। दोनों पास पास ही है। वुडफील्ड जो है वो रुक गए और बॉस ने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि वहाँ पर जो है वो वुडफील्ड कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉस जो है वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन उनकी सिर्फ पलकों की थरथराहट से पता चल रहा था कि बॉस ने जो है वो उनकी बात सुन ली है। वुडफील्ड जो है वो आगे बोलते गए कि मेरी बेटियां कह रही थी कि वो जगह जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरी है, बहुत ही अच्छे से रखी गई है। तभी वुडफील्ड जो है वो बॉस से कहते हैं कि तुम नहीं गए क्या वहाँ पर कभी भी, यानी कि तुम अपने बेटे की कब्र देखने कभी भी नहीं गए वहाँ पर। तो बॉस जो है वो मतलब कि थोड़ा उनका जो ध्यान है वो कहीं और ही होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गया वहाँ पर। अब दोस्तों, बॉस के जो है वो कई वजह थी वहाँ पर ना जाने की, यानी कि कई वजह थी जिसकी वजह से वो आज तक अपने बेटे की कब्र देखने नहीं गए थे। शायद वो दुख का सामना करने से डरते थे। दोस्तों, मिस्टर वुडफील्ड जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि वहाँ पर मीलों मीलों तक गार्डन जैसा है और खूब सारे फूल भी है वहाँ पर। फिर वुडफील्ड का दिमाग जो है वो उस बात से भटक गया और वो जैम यानी कि मुरब्बा की बात करने लगे। कहने लगे कि होटल वालों ने मेरी बेटियों से एक छोटे से जैम के डिब्बे के 10 फ्रैंक्स ले लिए। कितनी लूट मार है। मेरी बेटी गेरट्रूड ने तो वो खाली डिब्बा भी अपने साथ रख लिया उन होटल वालों को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों, मिस्टर वुडफील्ड की इन सारी बातों पर बॉस ने बिना समझे कह दिया कि हाँ, सही किया, बिल्कुल सही किया तुम्हारी बेटियों ने, जबकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनका जो ध्यान है वो सिर्फ अपने बेटे पर था। थोड़ी देर बाद बॉस जो है वो मिस्टर वुडफील्ड को दरवाजे तक छोड़ने गए और वुडफील्ड जो है वो वहाँ से चले गए। वुडफील्ड के जाने के बाद बॉस जो है वो खाली दिमाग से बस एक ही जगह पर देख रहे थे, यानी कि ब्लाइंड स्टेयर कर रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की याद में पूरी तरीके से खो चुके थे। उनका जो नौकर है मैकी, वो भी उन्हें वहां देख रहा था। बॉस ने उन्हें कहा कि मैकी, अगले आधे घंटे तक मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा, समझे, किसी से भी नहीं, किसी को भी मेरे पास आने मत देना। तभी दरवाज़ा बंद होता है। बॉस अपनी कुर्सी पर धप से बैठते हैं और अपना चेहरा हाथों से ढक लेते हैं। वो रोना चाहते थे बेसिकली, उन्होंने रोने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी।
वुडफील्ड ने जब बेटे की कब्र की बात की तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे ज़मीन फट गई हो और उन्हें अपना बेटा वहाँ पर लेटा हुआ दिख रहा हो। उन्होंने 6 साल से अपने बेटे को सिर्फ एक ही तरीके से याद किया था, अपनी यूनिफॉर्म में एकदम साफ सुथरा, जैसे कि हमेशा के लिए वो सो रहा हो। बॉस जो है वो फिर ज़ोर से चिल्लाए, मेरा बेटा, पर आंखों में से एक भी आंसू नहीं आया। पहले के सालों में तो सिर्फ बेटे के नाम लेने भर से बॉस रोने लगते थे। उन्हें लगता था कि समय के साथ उनका जो दुख है वो कम नहीं होगा, पर आज वो आंसू जो है वो निकल ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और ये जो बिजनेस उनका जो था वो सिर्फ अपने बेटे के लिए बनाया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि उनका जो बेटा है वो उनकी जगह ले सके। बेटा जो है वो उनका काम सीख भी रहा था और सब जो है वो उसे पसंद भी कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन जो है वो टेलीग्राम आया कि हमें बताते हुए दुख है कि आपका बेटा वॉर में मारा जा चुका है, और बॉस की दुनिया वहीं पर उजड़ गई। अब दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो है वो बॉस को चिंता होने लगी कि उन्हें कोई भी दुख महसूस क्यों नहीं हो रहा उनके बेटे के जाने का। उन्होंने बेटे की फ़ोटो को देखा, पर वो जो फ़ोटो है वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें उनके बेटे का जो चेहरा है वो बहुत ही सख्त और बहुत ही अजीब लग रहा था। दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि बॉस ने देखा कि उनके इंक के डब्बे में एक मक्खी गिर गई है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बॉस ने उसे पेन से बाहर निकाला और सूखे कागज़ पर रख दिया। मक्खी ने अपने आप को साफ करना शुरू किया। वो बहुत ही मेहनत से अपने पंखों से स्याही हटा रही थी। जब वो साफ हो गई तो ऐसा लगा जैसे कि वो खुश है और फिर से उड़ने के लिए तैयार है। बॉस ने पेन से स्याही की एक बड़ी सी बूंद उस मक्खी पर फिर से गिरा दी। मक्खी डर गई, रुक गई, पर उसने फिर से हिम्मत की और अपने आप को साफ करने लगी। बॉस को उसकी हिम्मत पर बड़ा ही गर्व हुआ। उन्होंने सोचा कि ये होती है स्पिरिट, कभी भी हार मत मानो। उन्होंने फिर से स्याही गिराई, मक्खी ने फिर से साफ किया। तीसरी बार बॉस ने क्या किया कि उस मक्खी पर ज़्यादा स्याही गिरा दी और इस बार मक्खी हार गई। वो हिल भी नहीं रही थी। बॉस ने उसे पेन से हिलाकर भी देखा, पर मक्खी जो है वो मर चुकी थी। बॉस ने उस मरी हुई मक्खी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, पर अचानक उन्हें जो है वो बहुत ही घबराहट और बहुत ही दुख महसूस होने लगा। उन्हें अपने बेटे की मौत याद आने लगी। वो डर गए। उन्होंने अपने नौकर मैकी को बुलाया और सख्ती से नया कागज़ लाने को कहा। जब मैकी गया मतलब कि कागज़ लाने के लिए गया, तो बॉस सोचने लगे कि वो मक्खी से पहले क्या सोच रहे थे, यानी कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो अपने बेटे का दुख भी भूल चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी का मतलब ये है कि बॉस अपने बेटे के दुख में रोना चाहते थे, पर वक्त ने उनके दुख को ठीक कर दिया था। जब उन्होंने मक्खी को मारा, उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद कितने बेरहम हैं। अंत में वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो रोने बैठे थे। मक्खी की मौत ने दिखाया कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और वक्त जो है वो हर जख्म को भर देता है। कैथरीन मैन्सफील्ड ने यह दिखाया है कि कभी कभी हम दुख करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, यानी कि हमें दुख है इस बात का हम दिखावा लोगों के सामने करते हैं, क्योंकि असली दुख वक्त के साथ कहीं खो जाता है, या फिर मतलब कि टाइम जो है वो हमारे सारे दुखों को हील कर देता है। तो इस तरीके से इस कहानी में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो कहानी है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आपको जो है वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्टोरी से रिलेटेड या फिर और सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कि आप देखना चाहते हैं। आप उन्हें भी एक्सप्लोर करिएगा, आपको जो है वो कुछ और नई बातें सीखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।